मैं मोबिन अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से 11th क्लास के लिए हिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर चल रहा था 3 वर्ग, आज उसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन का नाम मतलब जो क्वेश्चन है वो अभिजात वर्ग। तो अभिजात क्वेश्चन है कि अभिजात वर्ग के विषय में उल्लेख कीजिए या अभिजात वर्ग क्या है इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसके पहले हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि 14वीं सदी के प्रारंभ तक यूरोपीय समाज में आर्थिक विस्तार धीमा क्यों पड़ गया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा प्रमुख वर्ग जिसका नाम क्या है, अभिजात वर्ग। अब यहाँ पे याद रखना है कि यूरोपीय समाज में पादरियों ने अपने आप को प्रथम वर्ग में, तो याद रखना है कि यूरोपीय समाज में जो पादरी थे वो तो प्रथम वर्ग में थे, ठीक, प्रथम वर्ग में थे, जबकि अभिजात वर्ग ठीक दूसरा प्रमुख वर्ग था, दूसरा प्रमुख वर्ग था। ठीक है, लेकिन सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग का एक महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक, दोबारा सुनना है कि पादरियों ने अपने आप को प्रथम वर्ग में जबकि अभिजात वर्ग को दूसरे वर्ग में रखा, लेकिन सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसी व्यवस्था क्यों थी, तो ऐसा वेस्लेस नामक व्यवस्था के कारण था। वेस्लेस प्रथा के कारण अभिजात वर्ग की सामाजिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब ये वेस्लेस व्यवस्था क्या थी, तो इसको जानने के लिए जानना है। जैसे यहाँ पे है कृषक, ठीक, यहाँ पे है अभिजात वर्ग, और यहाँ पे क्या है, शासक वर्ग। तो बताना है कि जैसे अभिजात वर्ग शासक वर्ग के अधीन काम करता था, अभिजात वर्ग शासन वर्ग के अधीन कार्य करता था, उसी प्रकार कृषक सामंत के अधीन कार्य करता था। ठीक है, दोबारा सुनना है कि बताना है कि दूसरा प्रमुख वर्ग कौन था, पादरी व अभिजात वर्ग था, लेकिन सामाजिक प्रक्रिया में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। और ऐसा किस वजह से हुआ, तो ऐसा वेस्लेस नामक प्रथा के कारण समाज में अभिजात वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी। कहा जाता है वेस्लेस व्यवस्था क्या है, तो यह भूमि से जुड़ी व्यवस्था थी। इसके अंतर्गत अभिजात वर्ग शासक वर्ग के अधीन काम करते थे, जबकि कृषक अभिजात वर्ग के अधीन कार्य करते थे। तो इस तरह से जो अभिजात वर्ग था उनकी स्थिति बहुत ही अच्छी थी। तो इसी में बताना है कि अभिजात वर्ग के पास अपनी स्थायी संपदा होती थी। क्या बताना है कि अभिजात वर्ग के पास अपनी स्थायी संपदा होती थी, अर्थात बताना है कि अभिजात वर्ग स्थायी संपदा के मालिक थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बताना है कि अभिजात वर्ग के पास स्थायी संपदा थी और उस संपदा के ये मालिक होते थे। पॉइंट लिखना है कि अभिजात वर्ग के पास अपने स्थायी संपदा थी और उसके मालिक होते थे। नेक्स्ट बताना है कि अभिजात वर्ग के पास अपनी सैन्य क्षमता थी, अर्थात इसके पास अपने स्वयं के क्या थे, सैनिक थे। ठीक, बताना है कि अभिजात वर्ग के पास अपनी स्वयं की सैन्य क्षमता अर्थात स्वयं के सैनिक थे। और इतना ही नहीं, ये स्वयं के न्यायालय लगाते थे, अर्थात ये अपने स्वयं के न्यायालय होते थे और वहाँ के छोटे मोटे झगड़े, सारे झगड़ों का निपटारा ये खुद करते थे। इसका मतलब कि अभिजात वर्ग के लोगों का अपना स्वयं का न्यायालय था जहाँ पे लोगों को झगड़े का निपटारा करते थे। ठीक है, तो इनके स्वयं के न्यायालय थे जहाँ विवादों का क्या करते थे, निपटारा। ठीक है, विवादों का समाधान करते थे। ठीक, फिर बताना है कि अभिजात वर्ग के लोगों की स्वयं की मुद्रा थी, अर्थात वो लोग खुद अपनी मुद्रा जारी करते थे। प्रश्न आ सकता है कि अभिजात वर्ग के लोगों की मुद्रा थी, गलत या सही, तो थी। इन लोगों की अपनी खुद की मुद्रा होती थी और समाज में इनकी हैसियत महत्वपूर्ण थी, या समाज में इनकी हैसियत बहुत
ज़्यादा थी। ठीक है, फिर बताना है कि ये इनकी जो ज़मीन थी, इनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा होती थी और इनके ज़मीन में जितने लोग कार्य करते थे वे सभी व्यक्तियों के ये मालिक होते थे। तो बताना है कि अभिजात वर्ग के लोग अपने भूमि क्षेत्र में रहने वाले ठीक है सभी व्यक्तियों के ये मालिक होते थे। रहने वाले सभी व्यक्तियों के क्या थे? मालिक थे। ठीक है, दोबारा सुनना है कि अभिजात वर्ग के पास बहुत ज़्यादा भूमि होती थी और उस उनके भूमि क्षेत्र में जो लोग रहते थे, जो व्यक्ति रहते थे, उन सभी व्यक्तियों का ये अभिजात वर्ग मालिक होते थे। ठीक, और फिर बताना है कि जो अभिजात वर्ग के घर थे वो बड़े होते थे, इनको मैनर कहा जाता था। तो मैनर का मतलब कि अभिजात वर्ग का जो मकान था वो एक बड़े से खेत के बीच में होता था और बहुत बड़ा मकान होता था। तो पूछ सकता है प्रश्न कि मैनर क्या है? तो अभिजात वर्ग के जो बड़े खेतों में या मैदान में जो उनके घर हुआ करते थे उसे मैनर कहा जाता था। और नेक्स्ट पॉइंट बताना है कि इनके यहाँ जो कृषक थे वो कार्य करते थे और आवश्यकता पड़ने पर वो कृषक इनके लिए सेना का भी काम करते थे। तो इस तरह से जो अभिजात वर्ग है यूरोपीय समाज का एक प्रमुख वर्ग था। उसकी क्या क्या विशेषता थी, हमने अभिजात वर्ग को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि अभिजात वर्ग के बाद एक और वर्ग है जिसका नाम है कृषक वर्ग। क्या है? कृषक वर्ग। तो कृषक वर्ग में जानना है, ठीक है, कि कृषक वर्ग क्या है। तो क्वेश्चन आएगा कि तीसरा वर्ग, ठीक, तीसरा वर्ग। तो तीसरे वर्ग का नाम क्या है? कृषक वर्ग। ठीक, कृषक वर्ग। और कृषक दो प्रकार के होते थे। कृषक दो प्रकार के होते थे, एक स्वतंत्र किसान या स्वतंत्र कृषक, ठीक, स्वतंत्र कृषक, और दूसरे कृषि दास। कृषि दास या इन्हीं को ठीक सर्फ कहा जाता था। ठीक है, तो कृषि दास या सर्फ, जिसमें बताना है कि स्वतंत्र किसान ऐसे किसान थे जो अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड के खेतों पर भी काम करते थे और इन्हें वर्ष में लगभग 40 दिन तक लॉर्ड के खेतों पर काम करना पड़ता था और उसके बदले इनको कोई मजदूरी या कोई वेतन नहीं मिलता था। दोबारा सुनना है कि ऐसे किसान जो अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड के खेतों पर काम करते थे और उस काम के बदले इनको कोई वेतन नहीं मिलता था। ठीक है, और बल्कि इनका काम क्या था, जब कोई काम नहीं होता तो इनका काम गड्ढे खोदना, लकड़ी काटना, ईंधन खाने बनाने के लिए ईंधन की व्यवस्था करना, यही इनका काम हुआ करता था। ठीक है, तो कुल मिलाकर बताना है कि ऐसे किसान जो अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड के खेतों पर काम करते थे और वर्ष में कम से कम 40 दिन तक इनको काम करना होता है, इस काम के बदले उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता था। और उसके साथ साथ याद रखना है कि इन लोगों को काम, जब कोई काम नहीं तब भी गड्ढे खोदना और लकड़ी, ईंधन के लिए लकड़ी जुटाना और उसके साथ साथ पेड़ पौधे लगाना, ये सारे काम इनके होते थे। कृषिदास क्या थे कि ऐसे लोग जो अपने आप को गुलामी के रूप में बेच देते थे या जो लॉर्ड के यहाँ बंधुआ मजदूरी के रूप में काम करते थे, इन्हें काम के बदले वेतन नहीं दिया जाता, इन्हें केवल भोजन पानी रहने इत्यादि की व्यवस्था होती थी और कहा जाता था कि इन पर पूरी तरह से लॉर्ड का अधिकार होता था और यहाँ तक कि लॉर्ड की मर्जी से ही ये विवाह इत्यादि करते थे। तो बताना है कि कृषिदास क्या है कि ऐसे कृषक जिनके अपने पास कोई ज़मीन नहीं होती, जो लॉर्ड के यहाँ ही खेती करते थे, उन्हीं के यहाँ रहते थे, उन्हीं के यहाँ जीवन यापन करते, इनको भी कोई वेतन इत्यादि नहीं दिया जाता, ये पूरी तरह से लॉर्ड पर निर्भर रहते, इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। तो इस तरह से अगर कभी आ जाए कि कृषक वर्ग क्या है, इनके कार्यों के बारे में उल्लेख कीजिए, तो हम ये तीसरे वर्ग के बारे में उल्लेख कर देंगे। ठीक, तो इस तरह से इसमें हमने आज जो दूसरा प्रमुख वर्ग और तीसरा प्रमुख वर्ग पढ़ लिया। अब इसमें जो एक मुख्य क्वेश्चन रह गया है कि 11वीं सदी में
कृषि तकनीक में 11वीं सदी में तकनीक में क्या क्या बदलाव आया। तो पहले मैं ऐसे ओरली बता दे रहा हूँ, फिर बाद में इसको लिख के क्वेश्चन अलग से कराऊंगा कि 11वीं सदी में यूरोपीय समाज में जो तकनीकी थी उसमें कई सारे परिवर्तन आए। यूरोपीय समाज में 11वीं सदी में कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव आए, या कई सारे, कृषि छोड़ो, कई सारे 11वीं सदी में तकनीकों में बदलाव आया। पहला बदलाव तो ये बताया जाता है कि पहले लोग लकड़ी के हल से खेती करते थे, अब लकड़ी के हल के स्थान पर लोहे के हल से खेती करने लगे। ठीक, दोबारा सुनना है कि पहले के लोग लकड़ी के हल से खेती करते। लकड़ी के हल का तात्पर्य कि जिससे जुताई होती, जो उसको फाल कहते हैं, जो ज़मीन को जोतने का काम करता था, पहले वो लकड़ी से होता था। तो जब लकड़ी से खेती करते तो कठोर ज़मीन की जुताई नहीं हो पाती। तो जब इन्होंने लोहे के हल का प्रयोग करना शुरू किया तब ज़मीन की जुताई अच्छे से हुई और ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति थी वो और ज़्यादा वृद्धि हुई, और जिससे अनाजों के उत्पादन में वृद्धि हुई। तो 11वीं सदी में पहला परिवर्तन क्या आया कि लकड़ी के हल के स्थान पर लोहे के हल का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक, दूसरा क्या परिवर्तन आया, जो खेत जोतने के तरीके थे। कहा जाता है कि जब खेत जोता जाता था तो जो गले में, मतलब बैलों के गले में जो रस्सी थी वो गले में होती थी, और गले में होने से वो ज़्यादा ताकत नहीं लगा पाते। तब उसके स्थान पे क्या हुआ कि बैलों के गले में जो जुआ, जो लकड़ी का बना होता है, जुआ लगाया जाने लगा, और जिससे अब उनको ताकत लगाना बहुत ही आसान हो गया। तो दूसरा बदलाव क्या आया, खेत जोतने के तरीक़ों में बदलाव, अर्थात अब बैलों के लिए क्या नाम है, जुए का प्रयोग होने लगा, जिससे उनको ताकत लगाना पहले से काफ़ी आसान हो गया। तीसरा क्या परिवर्तन आया कि जो घोड़े होते हैं उनके खुर, पहले उनकी खुरें क्या थी, चोटिल हो जाती थी। अब उनमें क्या है कि लोहे की नाल लगाई जाने लगी। तो जब लोहे की नाल लगाई जाने लगी तब उन घोड़ों के लिए दूर दूर तक जाना दौड़ना और आसान हो गया। ठीक है, और चौथा क्या बदलाव आया कि पहले यूरोप में 2 खेतों वाली व्यवस्था थी, अब उसके स्थान पर 3 खेतों वाली व्यवस्था प्रारंभ की गई। तो जब 3 खेतों वाली व्यवस्था प्रारंभ की गई, इससे फ़ायदा क्या हुआ कि एक तो जो ज़मीन थी उसको 3 भागों में बांट दिया गया, और एक एक करके जब खेती की जाती, 2 में खेती की जाती, तीसरा छोड़ दिया जाता, फिर नेक्स्ट 2 में खेती की जाती, एक छूट जाता। तो इससे क्या था कि उस ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती और अनाजों के उत्पादन में भी वृद्धि होती। ठीक, तो इस तरह से नए नए परिवर्तन आए, इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैं केवल ओरली बता दिया हूँ, आपको फ़िलहाल में उसको नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन क्या आएगा मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि 11वीं सदी में तकनीक में आए बदलाव का उल्लेख कीजिए। तो 4 मुख्य पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट क्या है, लकड़ी के हल के स्थान पर लोहे के हल का प्रयोग, 2 लाइन व्याख्या कर देना है। दूसरा बताना है कि खेत जोतने के तरीके में बदलाव, पहले क्या था कि जो रस्सी थी वो बैल के गले में हुआ करती थी, अब क्या हुआ कि जुआ, जो दोनों के बीच में एक लकड़ी का बना होता है जुआ, अब रस्सी उसमें लगाई जाती है, जिससे बैलों को हल खींचना आसान हो गया। तीसरा क्या है कि जो लोहे, जो घोड़े की खुर थी, अब उसमें लोहे की नाल लगाई जाने लगी, जिससे घोड़े की खुर क्या हुई, पूरी तरह सुरक्षित हो गई। उसके साथ साथ एक पॉइंट और याद रखना है कि 2 खेतों वाली व्यवस्था के जगह पे 3 खेतों वाली व्यवस्था प्रारंभ की गई। इससे अनाजों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई और ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बनी रही। ठीक, तो इस तरह से जो 3 वर्ग के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, लगभग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हमने करा दिया। उसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन बचा हो, तो अगर आपको लगता है इम्पोर्टेंट हो, तो आप मुझे कमेंट करें। कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा, तो मैं एग्ज़ाम से पहले उन वीडियो को भी बना करके कंप्लीट करूँगा। यदि वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा दोस्तों में बांटें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं इस व्यस्तता से किसी तरह से समय निकाल कर और ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।